चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी और सबसे बड़ी आर्मी रखने वाला देश, जिसका अपने हर पड़ोसी देश के साथ कुछ न कुछ सीमा विवाद है, जो पूरी दुनिया में सुपर पावर अमेरिका के प्रभुत्व को टक्कर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव सिंह है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है चीन का इतिहास और इसकी विस्तारवादी नीतियाँ, और इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले चीन की भूगोल और इसके अतीत के बारे में जानना होगा। पिछले 4000 वर्षों में चीनी विस्तारवाद पूर्वी एशिया के इतिहास का केंद्रीय विषय बना हुआ है, और ये उस समय से है जब चीन में हांग, तांग, युआन और किंग राजवंशों का राज हुआ करता था। चीन उत्तर एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में उत्तर और पश्चिम में विकास और राजनीति को हमेशा से प्रभावित करता रहा है। चीन गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो पहले चाइना का नाम हुआ करता था, जब 1912 में किंग वंश का पतन हुआ तो चीन के नव स्थापित गणराज्य ने अपनी नई अधिग्रहित सीमा की रक्षा के लिए खुद को सख्त और जरूरी स्थिति में पाया। तिब्बत और मंगोलिया दोनों ने चीन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन उन्हें चीनी गणराज्य द्वारा मान्यता नहीं दी गई। स्टार्टिंग में चीनी गणराज्य ने चीनी क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तारवादी नीति को अपनाने से इनकार कर दिया। हालांकि चीनी गणराज्य को 1915 में जापान के विस्तारवादी साम्राज्य से कई दबाव का सामना करना पड़ा। इससे सोवियत संघ से भी मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा, जिसने विस्तारवादी नीति को अपनाया था। सोवियत और जापानी मामलों में हस्तक्षेप और जापानी और रूसी विस्तारवाद पर पश्चिमी नेताओं से समझौते की कमी ने काम को और मुश्किल बना दिया। उसी समय चीनी गृह युद्ध ने संभावित चीनी विस्तार के किसी भी प्रयास को रोक दिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, यानी कि 1939 से 1945 के बीच में, चांग काई शेक ने चीनी प्रभाव को बहाल करने की मांग की। एक प्रमुख सहयोगी और बिग फोर में से एक होने के नाते चियांग कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया में चीनी प्रभाव को बहाल करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होने के बाद चियांग काई शेक ने उत्तरी वियतनाम पर कब्जा करने के लिए सैनिकों को भेजकर परियोजना को लागू करने की कोशिश शुरू कर दी। फिर भी जैसे ही चीनी गृह युद्ध फिर से शुरू हुआ, इसने चियांग की इच्छा को कम कर दिया और उन्हें अब मजबूत कम्युनिस्ट बल के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी अधिकांश सेना को पीछे हटाना पड़ा। आखिरकार चीन गणराज्य युद्ध हार गया और ताइवान में पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया, जहां यह आज भी शासन नहीं कर पाया है। विस्तारवादी नीति को कम्युनिस्टों द्वारा सफल बनाया गया, जिन्होंने बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की, जो आज का चीन है। चलिए समझते हैं चीनी गणराज्य यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में। चीनी गृह युद्ध के वास्तविक अंत के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ त्से-तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की और पहले चरण में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के नाम पर अपना शासन बनाया। चीन ने कम्युनिस्ट दुनिया द्वारा प्रचारित अंतरराष्ट्रीयता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अस्थायी रूप से अपरिवर्तनीय विचार को छोड़ दिया। इस प्रकार प्रारंभिक पीआरसी में चीन को कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध लड़ने पर मजबूर कर दिया, और ये उसने दोनों कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया और उत्तरी वियतनाम की मदद करने के लिए किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था चीन ने विस्तारवाद का विचार छोड़ दिया था। चीन ने 1950 में तिब्बत पर विजय प्राप्त करने और बाद के विद्रोह को कुचलने के लिए पहले स्टालिन की मदद से तत्कालीन दूसरे पूर्वी तुर्किस्तान गणराज्य को अवशोषित करते हेतु शिनजियांग पर फिर से विजय प्राप्त करने की कोशिश की। दलाई लामा के भारत भागने के बाद चीन और भारत ने 1962 का सीमा विवाद युद्ध लड़ा, जहां चीन ने अक्सई चीन पर कब्जा कर लिया और अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन में दक्षिण तिब्बत कहा जाता है, में भगदड़ मच गई। इससे पहले चीन ने ताइवान पर भी कब्जा करने की मांग की। फिर प्रतिद्वंदी गणराज्य चीन के अधिकार के तहत, जिससे दूसरा ताइवान स्टेट संकट पैदा हुआ, लेकिन जवाब में अमेरिकी खतरों के कारण ये असफल रहा। चीन ने 1967 में सिक्किम पर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। 1961 में प्रकाशित एक चीनी मानचित्र में चीन को भूटान, नेपाल, सिक्किम साम्राज्य के क्षेत्रों पर दावा करते हुए दिखाया गया। चीनी सैनिकों और तिब्बती चरवाहों द्वारा चीनी सरकार के साथ सहयोग करने से भी भूटान में तनाव बढ़ गया। सीमा पार व्यापार प्रतिबंध लगाने और सीमा को बंद करने के बाद भूटान ने भारत के साथ व्यापक सैन्य समझौते किए। 1974 में चीन ने पारासेल द्वीप समूह को पुनः प्राप्त करने के लिए अपना पहला नौसैनिक अभियान शुरू किया और मजबूत दक्षिण वियतनाम कब्जे वाले बल को हराया। चीन और बाद में एकीकृत कम्युनिस्ट वियतनाम के बीच उत्पन्न तनाव ने 1989 के चीन वियतनाम युद्ध को जन्म दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी की 19वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में उद्घाटन भाषण में सीसीपी महासचिव यानी कि आज के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ताइवान पर पीआरसी की संप्रभुता पर जोर दिया, यह कहते हुए कि हमारे पास ताइवान को स्वतंत्र प्रयासों को किसी भी रूप से विफल करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं। तो समझते हैं आज के मॉडर्न वर्ल्ड में चाइनीज एक्सपेंशन कैसे काम कर रहा है। 1978 के चीनी आर्थिक सुधार के बाद इसमें कोई संदेह नहीं था, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का इस तरह से विस्तार कर लिया था कि ये आज दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हालांकि इस आर्थिक विकास मानसिकता के साथ चीन पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों में पड़कर भौतिक आकार को बढ़ाने की कोशिश भी करता रहा है। वर्तमान में चीन के पास दुनिया के सबसे अधिक पड़ोसी हैं। चीन लगभग 14 देशों के साथ अपनी करीब 22,000 किलोमीटर की भूमि साझा करता है।
उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये सिर्फ वे देश हैं जिनके साथ चीन का भूमि सीमा विवाद है। चीन अपने स्वघोषित दक्षिण चीन सागर पर पड़े देशों के साथ द्वीपीय विवाद में भी शामिल है। ये देश जापान, फिलीपींस, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ताइवान और मलेशिया हैं। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों के साथ सबसे अधिक सीमा विवादों में शामिल है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था के अलावा चीन अपनी भौतिक भूमि के आकार को भी बहुत सूक्ष्म तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह वह रणनीति है जिसका उपयोग चीन अपने पड़ोसियों के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए करता है। यह कूटनीति का एक हिस्सा है जिसका इस्तेमाल चीन लंबे समय से कर रहा है। इस प्रकार की कूटनीति केवल एक मजबूत देश द्वारा की जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की ना परवाह करता हो और न ही उसके बारे में सोचता हो। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देश भी आर्थिक रूप से विकसित देश इस तरह की रणनीति का उपयोग करते हैं, लेकिन वे इसे बहुत परिष्कृत, सूक्ष्म और बौद्धिक तरीके से करते हैं। चीन इसे बहुत अच्छे तरीके से करता है और यही चीन के इतने सारे सीमा विवादों का कारण भी है। आइए समझते हैं भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद का इतिहास क्या है। भारत और चीन के बीच विवाद 1914 से है, जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधि ने शिमला कन्वेंशन पर बातचीत की। वे पूर्व में एक वास्तविक सीमा पर सहमत हुए जिसे उन्होंने मैकमोहन रेखा का नाम दिया। अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले चीनी भूभाग पहले तिब्बत का हिस्सा हुआ करते थे। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के बीच वर्तमान सीमा है। बाद में भारत ने मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा माना क्योंकि यह भारत और तिब्बत के बीच समझौते के अनुसार थी, लेकिन बीजिंग कभी भी लाइन को मान्यता देने के लिए सहमत नहीं हुआ। 1962 में चीनी सैनिकों ने मैकमोहन रेखा पार की और भारत के खिलाफ लगभग 4 सप्ताह का युद्ध लड़ा। तब भारत ने कहा था कि चीन ने पश्चिम में करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे आज के समय में अक्षय चीन कहा जाता है। वर्षों से गर्म संबंधों के बावजूद भारत और चीन कभी भी आधिकारिक सीमा पर सहमत नहीं हुए। चीन में एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसे बोला जाता है 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत। आइए समझते हैं। सीसीपी अध्यक्ष माओ त्से-तुंग ने मूल रूप से लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए चीनी रणनीति 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत का प्रस्ताव किया। तिब्बत रणनीति की 5 उंगलियों के अनुसार है। तिब्बत को चीन के दाहिने हाथ की हथेली माना जाता है, जिसकी परिधि पर 5 उंगलियां हैं, जिसमें से लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश है। इन क्षेत्रों पर चीन के दावे और अधिकारों पर जोर देने के उद्देश्य से ये किया गया है। चाइना का और किन देशों के साथ विवाद रहा है? इनमें से पूर्व में चीनी विभिन्न जापानी द्वीपों पर दावा करते रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद सैन फ्रांसिस्को की संधि होती है। टोक्यो ने अपने अधिकांश जब क्षेत्रों को चीन को वापस कर दिया, हालांकि शिंकाकू द्वीप को समझौते से बाहर रखा गया। इसके बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वीप पर नियंत्रण कर लिया और 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विवादित क्षेत्र को जापान में बदल दिया। तब से बीजिंग द्वीप पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है। शिंकाकू द्वीप ताइवान और संघाई के बंदरगाह क्षेत्र के निकटता के कारण रणनीतिक मूल्यता भी रखता है। इन द्वीपों में सैन्य प्रतिष्ठानों की एक श्रृंखला चीनी सैन्य मशीनों की गतिशीलता को कमजोर करती है। इसके साथ साथ चीन का दक्षिण चीन सागर में भी विस्तार की नीतियां हैं। आइए समझते हैं। दक्षिण चीन सागर पर पड़े लगभग सभी देशों के साथ चीन का समुद्री विवाद रहा है, जिनमें वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई और ताइवान जैसे देश हैं। जबकि अधिकांश पड़ोसी देशों ने ईमानदारी और आपसी सम्मान के साथ काम किया, चीन ने अकेले ही अपनी अशिष्ट कूटनीति और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण के साथ तनाव को बढ़ा दिया। फिलीपींस से चीन स्कार्बोरो शोल पर दावा करता है। वियतनाम से बीजिंग पारासेल द्वीप पर दावा करता है, जो द्वीप की रक्षा के लिए आवश्यक है, जहां चीनी पनडुब्बी बेस भी स्थित है। इंडोनेशिया से चीन नाटुना द्वीप पर दावा करता है, जहां उत्तर में कार्बन के सिद्ध और संभावित भंडार हैं। मलेशिया और ब्रुनई से चीन अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर दावा करता रहा है। भूमि विवाद की ओर वापस लौटते हुए चीन पूरे ताइवान पर दावा करता है। इसके पीछे का इतिहास जटिल है। सरल शब्दों में चीन ताइवान को एक अलग प्रांत के रूप में देखता है, जिसे यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में एकीकृत कर लिया जाएगा। हालांकि ताइवान एक संप्रभु राज्य चाहते हैं और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त है, जिसने चीन के उद्देश्य को जटिल और विलंबित कर दिया है। चाइना अपनी विस्तारवादी प्रथाओं का अभ्यास कैसे करता है, आइए समझते हैं। पहला है डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल। चीनी अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी और क्रयशीलता यानी पीपीपी के मामले में सबसे बड़ी है। फॉर्च्यून 500 सूची में से 30 कंपनियां चीनी हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियां राज्य द्वारा ही पोषित हैं। चीन ने खुद को गरीबी से ग्रस्त देशों से $3 ट्रिलियन के विदेशी भंडार, जो दुनिया में सबसे बड़ा है, वाले देश में बदल दिया है। अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करते हुए चीन उन छोटे देशों को लक्षित करता है जो आर्थिक नुकसान से पीड़ित हैं। चीन इन देशों के विकास के नाम पर कई वादे करता है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है। चीन हर संकट में अवसर देखता है, इन देशों में रणनीतिक क्षेत्रों को लक्षित करता है और उन्हें अपने रणनीतिक क्षेत्रों को एक व्यापारिक केंद्र में बदलने की पेशकश करता है। गरीब देश झूठे चीनी वादों के जाल में फंस जाते हैं और अंततः वह अपने ऋण चुकाने के लिए चीन को अपना क्षेत्र खो देते हैं।
गरीब देशों को चीन से ऋण लेना आसान लगता है क्योंकि चीनी ऋण की स्थिति विश्व बैंक और IMF के ऋण के नियमों की शर्तों की तुलना में नरम है। इस प्रकार गरीब देश चीनी ऋण जाल में फंस जाते हैं। श्रीलंका, मालदीव, लाओस, ऑस्ट्रेलिया, अंगोला, ग्रीस, जिबूती और केन्या आदि अनेक देश हैं जो चीन के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। चीन अपनी सेना को संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर बना रहा है और इस दशक तक यानी 2030 तक यह उपलब्ध हासिल कर लेगा। एक बार जब चीनी अमेरिकी सेना से आगे निकल जाएगा तो चीन के लिए अन्य देशों के साथ अपने नियमों और शर्तों को निर्धारित करना आसान हो जाएगा। अगला तरीका है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे हम BRI के नाम से जानते हैं। BRI चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। परियोजना की कुल लागत लगभग $1 ट्रिलियन के करीब है। इस परियोजना की घोषणा शी जिनपिंग ने वर्ष 2013 में चीनी राष्ट्रपति बनने के साथ की थी। परियोजना का उद्देश्य चीन को दुनिया के सभी प्रमुख व्यापार मार्गों के साथ एकीकृत करना है। BRI परियोजना में रेल, सड़क, बंदरगाह, वायुमार्ग और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। इस परियोजना से चीन के लिए अपने व्यापार का विस्तार करना और अपने निर्यात को बढ़ाना आसान हो जाएगा। इस क्रम में अगला तरीका है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। चीन के खिलाफ जाने वाले किसी भी आख्यान का सामना करने के लिए कूटनीति की आक्रामक शैली, चीनी छवि की रक्षा के लिए अफवाहें और गलत सूचना फैलाना, किसी भी देश के खिलाफ जाना जो चीन की सरकार पर सवाल उठाता हो। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी करके चीन विश्व स्तर पर चीन की छवि की रक्षा करना चाहता है, चीन को दुनिया के तारणहार के रूप में पेश करना चाहता है। बाकी दुनिया के लिए चीन को एक बड़ा शक्तिशाली, आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश दिखाना चाहता है। दूसरे देशों में गलत धारणा पैदा करना चाहता है कि चीनी आधिपत्य स्वीकार करने के बाद वो समृद्ध हो जाएंगे। चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में सच्चाई बचाने में मदद की और विश्व स्तर पर एक बेहतर छवि बनाने में भी मदद की। यह चीन को अपने ही देश में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की छवि की रक्षा करने में मदद करता है और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण उनका खुद का न्यूज़पेपर है। चीनी पश्चिमी देशों को अपने दुश्मन के रूप में चित्रित करता है जो चीन के उदय को खतरे के रूप में मानते हैं। यह चीन के नागरिकों को राष्ट्रवाद की झूठी भावना पैदा करने के लिए भी मदद करता है क्योंकि राष्ट्रवाद वह बोध है जो चीन को बांध के रखता है। इस क्रम में अगला तरीका है इकोनॉमिक सैंक्शन यानी आर्थिक प्रतिबंध। चीन अब दुनिया के सभी औद्योगिक सामानों का लगभग 25% निर्माण कर रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। चीनी सामान कम लागत के होते हैं और कई देशों में सीधे चीनी निर्यात पर निर्भर करते हैं। आज दुनिया के लगभग 100 देशों में सबसे बड़े व्यापारी भागीदारों में से एक है। चीन के फैसले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन देशों को प्रभावित करते हैं। चीन का विरोध करने पर इन देशों का मुकाबला करने के लिए चीन अपनी आर्थिक श्रेष्ठता का उपयोग करता है। 2018 में जब फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई तब चीन ने फिलीपींस से अपने निर्यात और आयात को रोक दिया, जिससे उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर अपनी आवाज उठाई और वुहान प्रयोगशाला में जांच के लिए देशों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से अपने आयात को अवरुद्ध कर दिया। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।